नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो पूरे विपक्ष को इस वक्त केंद्र सरकार का बजट असंवैधानिक नजर आ रहा है। जी हां, वो जो सांसदों की पूरी जमात इस वक्त संसद भवन में धरना प्रदर्शन कर रही है, वो हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, तमाम तरह के नारे उस पर लिखे हुए हैं और एक नारा ये भी लिखा हुआ है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बजट है। आप सोचिए, क्या ये इंडी गठबंधन वाले अभी भी चुनावी माहौल से बाहर नहीं निकल पाए हैं? क्योंकि पहले ये राग अलापा गया कि अगर मोदी सरकार 400 सीटों के साथ तीसरी बार केंद्र में आ जाती है तो ये लोग संविधान बदल देंगे। और उसके बाद जब सरकार बन गई तो कहा गया ये तो असंवैधानिक सरकार है क्योंकि इनको तो 240 सीटें मिली हैं। मॉरली इनकी हार हुई है क्योंकि ये तो 400 सीटों की बात कर रहे थे, तो इनको तो सत्ता में काबिज ही नहीं होना चाहिए। बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है टीडीपी और जेडीयू की। और अब जब बजट आ गया है तो फिर ये संविधान के साथ जोड़कर इसे पेश कर रहे हैं, असंवैधानिक बता रहे हैं। असंवैधानिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को ही मोटे मोटे पैकेज दिए गए हैं, बाकी सब राज्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है, किसी को कुछ नहीं दिया गया है। जबकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर कहा था कि सारे राज्यों का नाम वो नहीं ले पा रही हैं, विस्तार से पूरी जानकारी नहीं दे पा रही हैं, लेकिन कुछ उच्च चीजें हैं जिनके बारे में वो उल्लेख कर रही हैं अपने भाषण में। ये जितने भी सांसद विपक्ष के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सबको बैठकर पहले पढ़ लेना चाहिए पूरा का पूरा बजट। सभी राज्यों को सब कुछ मिला है। ये जो 1 करोड़ युवा हैं जिनको इंटर्नशिप पर रखा जाएगा, हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, ये सब युवा क्या आंध्र प्रदेश और बिहार से आने वाले हैं? ये तो पूरे देश से आएंगे। ये बंगाल से भी आएंगे, ये राजस्थान से भी आएंगे, ये तमिलनाडु से भी आएंगे, ये कर्नाटक से भी आएंगे, हिमाचल से भी आएंगे। ये स्कीम जो है सभी युवाओं के लिए है, लेकिन इसको भी अलग तरह से पेश करने के फेक नैरेटिव में पूरा का पूरा विपक्ष जुट गया है। एक तो इनको ये लगता है कि जहां जहां ये संविधान की दुहाई देते हैं वहां वहां इनका कार्ड चल जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने संविधान के नाम पर जो रायता फैलाया, जो फेक नैरेटिव क्रिएट किया, उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, कांग्रेस 99 के आंकड़े तक पहुंच गई। तो इसलिए इनको लग रहा है कि अगर इनको बार बार मोदी सरकार को घेरना है तो संविधान को बीच में लाना पड़ेगा। इनको लग रहा है कि संविधान वाला पत्ता अगर चल निकला है तो फिर इनको हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए किसी ना किसी तरीके से उस मुद्दे को संविधान से जोड़ना ही जोड़ना है। इसीलिए अब इस बजट को असंवैधानिक कहा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो बजट है इसमें कट पेस्ट किया गया है वो जो न्याय पत्र लेकर आए थे, यानी कि घोषणा पत्र लेकर आई थी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए, उसकी स्कीम्स को मोदी सरकार ने इस बजट में शामिल कर लिया है। तो उन्हें तो अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है। अगर ये कुर्सी बचाओ बजट है तो फिर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या था? क्या वो एक जमात को खुश करने वाला न्याय पत्र नहीं था? और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये न्याय वाला बजट नहीं है। तो उनको कोई समझाए कि बजट न्याय दिलाने के लिए नहीं होता है। न्याय दिलाने के लिए तो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी, न्याय पत्र निकाला था। और अगर एनडीए में जो साथी दल हैं बीजेपी के, उनकी जहां सरकारें हैं, आंध्र प्रदेश है या बिहार है, अगर वहां पर स्पेशल पैकेज दे भी गए हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया है मोदी सरकार ने? क्या राहुल गांधी एंड पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि उन्होंने जो लोकसभा चुनाव के वक्त 8,500 रुपए खटाखट हर महीने की 4 तारीख को उन सबके खातों में पहुंच जाएंगे जो कांग्रेस को वोट करेगा? क्या राहुल गांधी ये उम्मीद कर रहे थे कि उनका किया हुआ ये वादा मोदी सरकार पूरा करे और ऐलान कर दे कि खटाखट 8,500 रुपए उन लोगों के खातों में पहुंच जाएंगे? ये मोदी सरकार का बजट है, देश का बजट है, विपक्ष का बजट नहीं है। जो वादे इंडी गठबंधन ने लोगों से किए हैं, अपने लोगों से किए, अपने वोट बैंक से किए हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको सरकार में आना होगा, लेकिन फिलहाल वो सरकार में नहीं है।
और मजेदार यह है कि ये सिर्फ कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए उन राज्यों को भी कुछ नहीं दिया मोदी सरकार ने। तो अगर मोदी सरकार ने एनडीए शासित राज्यों को भी इस बजट में सच में कुछ नहीं दिया है, तो फिर दर्द काहे का? फिर तो ये भेदभाव वाला बजट है ही नहीं। अगर मोदी सरकार एनडीए शासित राज्यों को आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ बिहार की तर्ज पर मोटा पैकेज देती, तब तो इनके पेट में दर्द होना चाहिए था कि देखिए एनडीए शासित राज्यों को सब कुछ मिला, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों को कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों को भी जो कुछ मिला है उसका ऐलान संसद के अंदर खड़े होकर वित्त मंत्री ने नहीं किया। लेकिन जो पूरा का पूरा बजट है उसमें सभी राज्यों को जो जो मिला है उसका उल्लेख है। अब 80 मिनट के भाषण में सारी जानकारी तो वित्त मंत्री नहीं दे सकती ना। देश में तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, हर सेक्टर के लिए योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में विस्तार से वो बात नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरी है कि ये जितने भी लोग संसद भवन की सीढ़ियों पर हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं, ये एक साथ सिर जोड़कर बैठ जाए और पूरे बजट को बांच लें, पूरे बजट को पढ़ लें, तो इनको समझ में आ जाएगा कि सब राज्यों को सब कुछ मिला है। सिर्फ 2 राज्यों का जिक्र अपने भाषण में वित्त मंत्री ने किया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये भेदभाव वाला बजट है। और रोना धोना देखिए, तमिलनाडु से एमके स्टालिन कह रहे हैं और जितने भी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। तो अगर स्टालिन को भी कुछ चाहिए था तो फिर एनडीए में आ जाते, एनडीए में आ जाना चाहिए था उनको। अपने बेटे को समझाना चाहिए था, उदयनिधि मारन को, सनातन को गालियां देने से पहले, डेंगू और मलेरिया से सनातन की तुलना करने से पहले वो अपनी जबान संभाल कर रखते। ए राजा एड्स से तुलना कर रहे थे सनातन की। जब वो इस तरह की बातें करते तो उनको समझ में आना चाहिए कि उनके साथ आगे चलकर किस तरह का व्यवहार होगा। और विपक्षी पार्टियों को खुश करने का बजट नहीं है ये देश की जनता का बजट है। किस किस सेक्टर में कहां कहां जरूरत है पैसे की, वहां वहां बजट में फंड एलोकेट किया गया है। विपक्षी पार्टियों को रेवड़ियां बांटने वाला बजट ये हरगिज नहीं था। अगर विपक्षी पार्टियों को लगता है कि उनके किए गए वादों को पूरा करने वाला बजट था तो ये भी नहीं है। और मजेदार ये है कि इस पूरे खेल में दिल्ली में जो वित्त मंत्री है आतिशी मार्लेना, वो भी रोना रो रही हैं। वो कह रही हैं कि देखिए 2.5 लाख करोड़ के आसपास दिल्ली का टैक्स पेयर टैक्स देता है और वो सारा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। वहां से 40,000 करोड़ का टैक्स उनको मिलता है और उसी से वो दिल्ली में मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में महिलाओं के लिए बस सेवा, तमाम चीजों का बंदोबस्त करते हैं। मुफ्त में मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का इलाज करवाते हैं, दिल्ली के स्कूलों में मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये सब कुछ वो करते हैं सिर्फ 40,000 करोड़ के टैक्स में। चलिए इतना तो माना कि 40,000 करोड़ रुपया टैक्स पेयर की बदौलत दिल्ली के खजाने में आ रहा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए कर रही है। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, महिलाओं को मुफ्त में बसों में यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त में इलाज, दिल्ली के स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा, ये सब कुछ जो किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए किया जा रहा है। जो मिडिल क्लास है दिल्ली में उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और तो और अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद है, उनके जो वकील हैं, महंगे महंगे वकील जो हर रोज उनका केस लड़ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में, कभी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उनके बिलों का भुगतान भी इसी 40,000 करोड़ का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसी से हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वो जो 45 करोड़ का अपना शीश महल बनाया है वो भी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से बना है। तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन बंद थे। 9 महीने तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया था, यानी कि 9 महीने तक वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे और तिहाड़ जेल में बंद थे। उस वक्त उनको सारे पर्क्स और तनख्वाह, वेतन, सुख सुविधाएं जो एक मंत्री को मिलती हैं वो सब मिल रही थी। और उस वक्त तक उनका केस भी राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे पर ही लड़ा जा रहा था।
और ये वो सरकार है दिल्ली की जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने फंड दे दिया, केंद्र सरकार ने फंड दे दिया, हरियाणा ने फंड दे दिया, उसमें 413 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने थे। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो ये फंड नहीं दे सकते। 1100 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर सकते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली की जनता की वेलफेयर के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे देने के लिए उनके पास फंड नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी कि इस साल जो 500 करोड़ का बजट उन्होंने रखा था विज्ञापनों के लिए, उसको वो जब्त कर लेंगे। तब कहीं जाकर बार बार फटकार पड़ने के बाद उस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पैसा दिया, जबकि 40,000 करोड़ रुपए का फंड हर साल दिल्ली के टैक्स पेयर का आम आदमी पार्टी सरकार को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है उन पर पैसा खर्च करने के लिए फंड इनके पास नहीं था। और फिर आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक्स का राग अलापती है, मोहल्ला क्लिनिक्स में जो इलाज करवाया जाता है वर्ल्ड क्लास, उसकी तो पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच पड़ताल की थी। 22 लाख फर्जी टेस्ट करवाए गए थे लोगों के, जो जिन नामों के मरीज थे ही नहीं उनकी एंट्रियां की गई थी। 2 ऐसी लैब्स थी जिनको 4 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। ज्यादातर टेस्ट घोस्ट थे क्योंकि मरीज थे ही नहीं, लेकिन फिर भी टेस्ट किए गए। उस मामले की जांच एसीबी के बाद अब सीबीआई कर रही है। उसकी पोल पट्टी भी खुल जाएगी कि कैसे वहां पर अपनों की झोलियां भरी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। ये दोनों जो लैब्स है ये किसकी है? आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं की ही है। और आतिशी मारलेना कह रही है कि देखिए हम तो दिल्ली में लोगों को मुफ्त में इलाज दिलवा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने वर्ल्ड क्लास है तो राघव चड्ढा को लंदन जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आजकल तो टीवी पर भगवंत मान सरकार की एड भी आ रही है इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर। एक लंबी सी एड हर टीवी चैनल पर आपको हर आधे घंटे में दिख जाएगी, जिसमें वो बखान कर रहे हैं कि कितने बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोले हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स की एक टीम है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, जो मैक्स अस्पताल के चक्कर काटते हैं, उनको दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स पर अगर भरोसा नहीं है तो पंजाब चले जाते। भगवंत मान तो अपने विज्ञापन में कह ही रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहां पर। प्राइवेट अस्पतालों में जिन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है उनका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को अपॉइंटमेंट लेकर वहां चले जाना चाहिए, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों का जो पैनल है उससे वो इलाज नहीं करवाना चाहते। और जब वो 21 दिन के अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तब भी उनको, वो पंजाब भी तो गए थे, वहां के मोहल्ला क्लिनिक से अपना इलाज करवा लेते, टेस्ट करवा लेते, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से टेस्ट करवा लेते। और रही बात दिल्ली के स्कूलों की, जिसका दावा आतिशी मारलेना करती है कि मुफ्त में सभी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उन स्कूलों की हालत क्या है ये आप एडवोकेट अशोक अग्रवाल से पूछिए, जिनकी पिटीशंस पर लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। किस तरह से बच्चे भरी गर्मी में टिन की छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर है, डेस्क टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं। पूरे सेशन में मार्च महीने तक, अप्रैल महीने तक नया सेशन शुरू हो गया था, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को किताबें नहीं मिली थी, यूनिफॉर्म नहीं मिली थी, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार पड़ी थी दिल्ली सरकार को। उन बातों का कहीं जिक्र नहीं है। अगर इतने ही अच्छे तरीके से दिल्ली में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो अभी 9वीं क्लास में हजारों बच्चे फेल कैसे हो गए? और फिर उनको एडमिशन भी नहीं मिल रही थी दोबारा से स्कूलों में, और वो इसलिए किया जा रहा था ताकि स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो। 10वीं और 12वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रिजल्ट अच्छा आए, 100% आए, इसके लिए जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे होते हैं उनको जानबूझकर फेल करके अलग कर दिया जाता है। ये काम कर रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार स्कूलों में, और दावा किया जाता है कि वो तो मुफ्त में गरीब बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा फंड आतिशी मारलेना या केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार से क्या अपना खजाना भरने के लिए चाहिए या नए घोटाले करने के लिए चाहिए? लेकिन फिर समझने वाली बात यह है कि ये विपक्ष है, और इस बार तो भर भर कर चुनकर आए हैं विपक्षी पार्टियों के सांसद। रायता फैलाने के लिए तो एक शख्स ही काफी होता है, तो इस बार तो आप देख लीजिए कितनी तादाद में इंडी गठबंधन के सांसद संसद भवन पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हर सेशन के दौरान देखने को मिलेगी।
हर सेशन के दौरान इसी तरह का शोर शराबा संसद भवन में, संसद भवन के बाहर देखने को मिलेगा। इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। इसकी आदत अब मोदी सरकार को भी डाल लेनी चाहिए और इस देश की जनता को भी डाल लेनी चाहिए, और ये विपक्ष सकारात्मक तरीके से काम करेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि ये नकारात्मक विपक्ष है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।